हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने कंप्लीट किया है मैटर इन आवर सराउंडिंग इस मैटर अराउंड द स्लोर, लेकिन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स की थ्योरी किसने दी, एटम्स के बारे में किसने बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में किसने बताया, फॉर्मूले किस टाइप से लिखे जाते हैं, इन सभी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। और साथ साथ हम जानेंगे कि वह कौन कौन से महान फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें बताया। और साथ ही साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं या फिर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स लेने हैं और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप मैसेज कीजिएगा। आपके डाउट का, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको जल्द से जल्द आपको आंसर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो फिर हम शुरुआत करते हैं एटम से। एटम क्या है? एटम वह एक चीज है जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम। एटम को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एटम को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने एक कार्डबोर्ड लिया, इसे हम बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम इसे रेगुलर डिवाइड करते जाएंगे जब तक यह डिवाइड होता जाएगा। लास्ट एक ऐसी स्टेज आएगी जो कि यह आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब यह डिवाइड होना बंद हो जाएगा और बाकी भागों में नहीं बट पाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। एटम बोल देंगे। लगभग 2600 साल पहले भारत में एक फिलोसोफर था जिसका नाम था महर्षि कन्नाद। इन्होंने इस एटम का नाम क्या दिया था? परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है। और लगभग इसी वर्ष के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं इसी टाइम के आसपास, अंग्रेजों में एक साइंटिस्ट था। उसने इसका परमाणु का नाम दिया था एटम, जिसे हम अब यूज करने लग रहे हैं। उस साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिटस। साइंटिस्ट का क्या नाम था? डेमोक्रिटस। सबसे पहले महर्षि कन्नाद ने परमाणु नाम दिया, उसके बाद डेमोक्रिटस ने एटम नाम दे दिया। ठीक है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? अब हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, वह पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहली बात एटम की डेफिनेशन लिख देना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। दूसरी बात लिख देना, यह सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैन नॉट इमेजिन। तीसरी बात लिखेंगे कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, यानी हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे हो गई जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, तो हम उन्हें अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? कैन नॉट सी थ्रू नेक्ड आईज। यह बात हुई एटम्स की। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें, उसे क्या बोल देंगे हम? मॉलिक्यूल। क्या पता चला? मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं O2 का। O2 किस चीज से बना हुआ है? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। जब तक यह ऑक्सीजन अलग अलग थे तो तब तक ये थे क्या? एटम।
लेकिन जब हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, क्या बन गया फिर O2, और O2 बन गया तो फिर क्या बन गया, मॉलिक्यूल। जब तक यह अलग अलग थे, सिंगल सिंगल थे, तो क्या हो गए, एटम। जब हमने इन दोनों को जोड़कर ग्रुप बना दिया O2, यानी फिर ये मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो यह कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट आया, दो लॉज बना दिए। कौन सा लॉ बना दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ये इन दोनों का कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो पार्ट्स आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह दो लॉ आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें कौन कौन से लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यह दो लॉ किस साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए, एक साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेविजर। एंटोनी लेविजर एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, अब यह जान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वह होता है जिसमें ना तो मास बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी जिसमें मास ना कभी बने और ना उसमें कभी खत्म हो सकता है, उसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, जब हम इनका रिएक्ट करवाएंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा सोडियम एसिटिक प्लस, और मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें अब आपको एक बात याद रखनी है, मैं जब से बोल रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड का हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जब हम किसी भी चीज को बनाकर तैयार करते हैं वह क्या बोला जाता है, फिर प्रोडक्ट तैयार हो गया है। यह तो हुआ रिएक्टेंट और यह हुआ प्रोडक्ट। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या रोल है। सोडियम कार्बोनेट का वजन होता है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड का होता है 6 ग्राम। ठीक है, जब हमने यह रिएक्ट करवाया तो वाटर का मिला वजन 0.9 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मिला 2.2 ग्राम और सोडियम एसिटिक का मिला 8.3 ग्राम। जब हम इसे और इसे प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11.3 ग्राम। जब हम प्रोडक्ट में इन 8.3 ग्राम, 2.2 और 0.9 ग्राम को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11.3 ग्राम। तो हमने इसमें यह देखा कि जो रिएक्टेंट है वो और प्रोडक्ट का जो मास है वह इक्वल है।
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद भी जो इनका मास है वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और अलग से भी नहीं बना। पहले भी 11.3 ग्राम था और अभी भी 11.3 ग्राम है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया गया है कि किसी भी चीज का जो अनुपात है, जो वजन है, वो हमेशा सेम रहता है। कैसे? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। H2O का क्या रेशो है? 1:8। अब हम कहीं से भी, पूरी पृथ्वी से कहीं से भी हम पानी लेंगे तो उसका रेशो क्या मिलेगा हमें? 1:8। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा। तो इससे हमें क्या पता चला कि यह हमेशा फिक्स्ड रहता है। किसी भी चीज का अनुपात हमेशा फिक्स्ड रहता है, चाहे हम उसे कहीं से भी क्यों ना ले लें। हमने अभी बताया कि जो वाटर का रेशो है वो 1:8 है, इसका 1:8 अनुपात है। अगर हम इसे कहीं से भी ले लें, पानी को कहीं से भी, किसी भी चीज में से, तो उसका अनुपात हमें हमेशा 1:8 ही मिलेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट के जो लॉज थे यह ज्यादा अच्छे नहीं लगे। इसी को देखते हुए एक जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आता है। वह साइंटिस्ट इसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब कैसे करता है वह आगे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या बताया? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्हीं पॉइंट्स को और अच्छे से, उन्हीं लॉज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसने बताया कि जो मैटर है, बेशक वे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वह स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। और यह डेफिनेशन आपको लिख देनी है। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स मतलब जो सच्चाइयां थी। सच्चाइयां क्या? एटम है वह सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम क्या है? एटम क्या है? स्मॉल पार्टिकल। दूसरी बात, इंडिविजिबल। इसे हम और भागों में नहीं बांट सकते। इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। तीसरी बात, जो एटम है, अगर एटम दो प्रकार के हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन तो दूसरा हाइड्रोजन। जो इसका मास होगा और जो इसका मास होगा, ये दोनों अलग होंगे। और जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी और जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वे भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऑक्सीजन का मास क्या है? 16। हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। क्या यह इक्वल है? नहीं है। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी? नहीं होगी। एटम नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी and mass if atom is of different kind। अगर एटम अलग अलग प्रकार का है तो इसी के अपोजिट एक और पॉइंट लिख देना है। अगर इसकी जगह ऑक्सीजन आ जाए तो जो इसका और इसका मास है वे सेम हो जाएगा। जो इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वे भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। एटम हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी if atom is of same kind। if atom is of same kind। यह बात हुई
एटम्स के कुछ पॉइंट की। और अब हम बात करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट की, जो आपको याद रखनी है। यह तो सिंपल सिंपल पॉइंट थे जो आपको पहले से ही पता थे, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। लेकिन अब बात करें फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट की। जो रेशो होता है ना एटम का, वो हमेशा वोल नंबर में होना चाहिए। जो रेशो है एटम का, वो हमेशा वोल नंबर में होना चाहिए। मैंने रेशो बताया था H2O का, वाटर का क्या बताया था, 1:8। वह हमेशा वह या फिर उसके अलावा और दूसरा आइटम हो, उसका रेशो हमेशा किस में होना चाहिए, वोल नंबर में। वोल नंबर में होना चाहिए क्या, रेशो किसका, एटम का। ठीक है। और जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इस सिक्स्थ पॉइंट में वही बात लिखनी है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताई थी, कि कहीं से भी ले लो उस चीज को, उसका अनुपात जो रेशो है वो हमेशा क्या मिलेगा, जो उसका मास है वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसी में भी क्या है, यही बात लिख देनी है, प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। अब हम बात करेंगे जॉन डाल्टन ने, अब जो एलिमेंट्स थे उसको सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट, जॉन डाल्टन ने एक बात और बताई, अगर हम एलिमेंट्स को सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे सिर्फ एक या दो वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बात बताते हैं जॉन डाल्टन के सिंबल्स की, एग्जांपल बताई देते हैं। पहला हाइड्रोजन, उसने कुछ इस प्रकार का सिंबल बनाया था, किसका, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कुछ इस प्रकार का सिंबल बना रखा है, इसे डिनोट किया गया है हाइड्रोजन के लिए। गोल्ड को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, बीच में जी और साइड में कुछ इस प्रकार से है। गोल्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी सिंबल्स आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली टॉपिक, बात करेंगे एटॉमिक मास टॉपिक की। इसमें बताया गया है कि किसी भी एटम का मास उस समय पर हमें कैसे पता चले। अब तक हमने यह जाना कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसकी थ्योरीज क्या थी। लेकिन अब हम जानेंगे कि एटम्स के बारे में, जो मास है एटम्स का, उसके बारे में हमें कैसे पता चले। एटॉमिक मास टॉपिक को हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। यह कहानी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है। एक दुकानदार था, उसके पास बहुत सारे फल थे, वह क्योंकि फल बेचता था, लेकिन उसे एप्पल्स और बनानास का वेट, जो मास था, वह नहीं पता था। लेकिन उसे सिर्फ एक चीज का मास पता था, वो पता था तरबूज का। तो उसने दिमाग लगाया कि तरबूज को क्यों ना मैं 12 हिस्सों में काट लूं। क्यों काटा 12 हिस्सों में, क्योंकि जो वो तरबूज था वो 12 केजी मास का था। कितने केजी मास का था, 12 किलो का था। उसने 12 पीस में बांट लिया, तो हर एक पीस में कितना वजन हुआ, 1 किलो। ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक तराजू लिया। उसने क्या किया, तराजू लिया, यहाँ पर 1 किलो का वह तरबूज का पीस रख दिया। यहाँ पर उस तरबूज का पीस रख दिया जो कि कितने का था, 1 केजी, जो कि 1 केजी का था। यहाँ पर एक एप्पल रख दिया, यहाँ पर एक एप्पल रख दिया। तो जब इसने देखा कि जो 1 केजी है यह इसके बराबर है, जो तराजू है वह दोनों एक समान हो गए, ना कोई ऊपर था ना कोई नीचे, दोनों एक समान हो गए। तो इससे क्या पता चला कि जो एप्पल में वजन है वो भी क्या है, 1 केजी है। ठीक है, यह पता चला कि किस प्रकार। फिर थोड़ी देर बाद इसने क्या किया, यहाँ पर एक बनाना रख दिया, यहाँ पर एक बनाना रख दिया। ठीक है, यहाँ पर बनाना रखा तो इसने देखा कि जो बनानाज है उसका वेट ज्यादा है।
क्योंकि यह तराजू ऊपर रह गया, ये नीचे चला गया, क्योंकि इसमें ज्यादा वजन था तो वह नीचे तो जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक पीस और रख दिया। तो क्या पता चला कि जो बनाना में है वो 2 kg है, क्योंकि एक इस बनाना को वजन नापने के लिए 2 पीस लगे हैं। किसके? 1 किलो के, तरबूज के। तो इसे हमें क्या पता चला, जो बनाना था वो 2 kg का है। इसलिए क्या पता चला, जो तरबूज था वह हमने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड वेट। स्टैंडर्ड वेट ले लिया किसका? तरबूज का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने एटम्स का मास निकाला है। ठीक इसी प्रकार हमने किसका मास निकाला है? एटम्स का। अब एटम्स में क्या हुआ, एटम्स में क्या हुआ, सिर्फ आपको एक काम करना है, जो ये केजी है ना, इसकी जगह लिख देना है मास यूनिट। इसकी जगह लिख देना है मास यूनिट। हमारी ह्यूमन बॉडी में तो केजी में, किलोग्राम में नापा जाता है, लेकिन हमें एटम को किस में नापेंगे? 1 मास यूनिट। हम तो बॉडी के वेट के लिए केजी लिखते हैं, लेकिन एटम के लिए हम लिखेंगे मास यूनिट। इसे मास यूनिट को हम डिनोट करेंगे यू से। मास यूनिट को हम डिनोट करेंगे यू से। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने कार्बन ले लिया। कार्बन के 3 टाइप थे, उन टाइप्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। उन टाइप्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एक था कार्बन C12, एक था कार्बन 13, एक था कार्बन 14। तो हमने इनमें से कार्बन C12 ले लिया। ठीक है, C12 ले लिया। अब हमने क्या किया, इन कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए। 12 टुकड़े कर दिए। तो 12 टुकड़े करने पर हर एक पीस में कितना वजन हुआ? एक पीस में कितना वजन हुआ? 1 मास यूनिट। ठीक, ये तो काम हुआ है। ये भी 12 का था, तरबूज भी 12 का था। इसे 12 टुकड़े में बांट दिया, हर एक पीस में कितना हुआ? 1 किलो, यानी 1 मास यूनिट। ये बात इसमें है। बस तरबूज की जगह इसमें कार्बन आ गया, 12 पीसों में बांट दिया, हर एक पीस में कितना है? 1 किलो, यानी 1 मास यूनिट। ठीक है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन का मास जानने के लिए, हाइड्रोजन का मास जानने के लिए हमने क्या किया, इस कार्बन का एक पीस, कार्बन C12 का एक पीस किसके बराबर रख दिया? हाइड्रोजन के। तो हमने देखा यह दोनों इक्वल हो गए, यानी जो इनका कंपैरिजन था वह एक समान हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हाइड्रोजन है उसका मास क्या है? 1। अब हम बात करते हैं हीलियम की। बात करते हैं किसकी? हीलियम। बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का वेट जानने के लिए C12 के 4 पीस लग गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हीलियम का वेट था 4 मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो हाइड्रोजन का वजन था वो 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU। और जो कार्बन C12 के 4 पीस लगे किसके लिए? हीलियम के लिए। तो इससे क्या पता चला, इसका हीलियम का कितना वजन है? 4 एटॉमिक मास यूनिट। यह पूरा प्रोसेस था एटॉमिक मास का, कि किस प्रकार हमें उस समय पर पता चला कि उस प्रकार हमें उस समय पे कि यह टॉपिक था एटॉमिक मास का, कि उस समय पर हमें किस प्रकार पता चला हर एटम्स का मास। इसी प्रकार हमने क्या किया, सभी का मास निकाल लिया। तो फिर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। अगले पार्ट 2 वीडियो में हम बाकी की क्लास को कंप्लीट करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा।